आज के इस एक महत्वपूर्ण पुस्तक के लोकार्पण के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री और कई वर्षों से मेरे मित्र और संगठन में सहयात्री रहे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, लेखक, चिंतक और संघ के प्रचारक के नाते जो सर्वदूर परिचित हैं श्री नंद कुमार जी, जो प्रज्ञा प्रभा के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, और हमारे मित्र प्रभात प्रकाशन के नेतृत्व कर रहे हैं श्री प्रभात जी, सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट जन, समाज प्रेमी बंधुओं, श्रद्धेय माता भगिनी, सर्वप्रथम मैं इस पुरानी पुस्तक के पुनर्प्रकाशन के लिए दो प्रमुख व्यक्ति कारण हैं, जो दोनों मंच पर उपस्थित हैं, श्री नंद कुमार जी और श्री प्रभात जी। इन दोनों का हम सबकी ओर से मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। नंद कुमार जी ने इस पुस्तक में अपने एक आमुख भी आपने लिखे हैं। नंद कुमार जी ने पुस्तक के बारे में काफी विस्तार से, लेकिन कम शब्दों में, कम समय में आपने बताया है। मैं चाहता था और भी कुछ विषय इस संदर्भ में आप बताएं, ऐसी मेरी इच्छा थी ताकि मैं कम बोलूं। एक विशेष ने इसका उल्लेख मुख्यमंत्री महोदय ने किया। यह पुस्तक जो आज पुनर्प्रकाशित होकर लोकार्पित विदाउट पीरियड एंड एक्शन ऑफ RSS फॉर हिंद स्वराज बाय फादर एंटोनी निमित्तम, यह जैसे नंद कुमार जी ने हमें जानकारी दी, इस पुस्तक के लोकार्पण 1951 के विजयदशमी पर हुआ, उसके एक विशेष संयोग था। इसका पुनर्प्रकाशन लोकमान्य तिलक जी के जयंती पर हो रहा है, यह भी एक संयोग है। और पुणे डॉक्टर हेडगेवार जी लोकमान्य तिलक जी के अनुयायी थे विचार से। स्वतंत्रता आंदोलन में डॉक्टर केशव हेडगेवार जी विद्यार्थी जीवन में ही जुड़े रहे और उस समय नरम पंथ गरम पंथ ऐसे कहते थे। तो स्वदेशी आंदोलन के एक प्रखर नेता के नाते भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के नाम सर्वदूर प्रसिद्ध था, महाराष्ट्र के थे। तो इस कारण से भी तिलक जी के अनुयायियों में नागपुर यानी मध्य प्रांत के क्षेत्र में नौजवानों में एक प्रमुख व्यक्ति डॉक्टर हेडगेवार है। डॉक्टर हेडगेवार जी कांग्रेस के भी विदर्भ प्रांत के शहर सचिव के नाते कार्य किया था। तो इसलिए आज चंद्रशेखर आजाद के भी जन्मतिथि हैं और तिलक जी के 170वां जन्मदिन है और देहरादून में एक कार्यक्रम हो रहा है। और देहरादून में कार्यक्रम करने के लिए मैंने ही इनको कहा, तो इसलिए इसका कार्यक्रम को देहरादून में करें। कारण इतना ही है
क्योंकि दिल्ली में मुंबई में कार्यक्रम तो हो ही सकते हैं, लेकिन देहरादून के लोगों से भी मिलना हो जाए और उनको भी ऐसे कार्यक्रम मिलना चाहिए, ऐसे एक विचार आकर देहरादून में एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। थोड़ा प्रभात जी को दिल्ली से यहाँ आकर करने में कठिनाई हुई होगी, तो लेकिन यहाँ के श्रोतागण कैसे हैं आपको मालूम हो गया। आधा घंटे पहले आकर बैठते हैं, तो इसलिए अगले पुस्तक भी यहाँ कर सकते हैं आप। और देहरादून के लोग खरीद करके पढ़ने वाले हैं, तो प्रकाशक को वो भी आवश्यक होता है ना। लेकिन आप 200 रुपए में छूट दे रहे हैं, अच्छी बात है। 500 का 300 कर रहे हैं। देखिए, इस पुस्तक के बारे में कई प्रकार के विषयों के बारे में भी नंद कुमार जी ने और पुष्कर जी ने भी कुछ बातें इसमें इस संदर्भ में बताया, कुछ प्रकाश उन्होंने डाला है। पुस्तक कब आई? 1951 में। संघ के 25 वर्षों पर थोड़ा समय होता, 1950 में संघ का 25 वर्ष हो गया। तो संघ के 25 वर्ष हुआ, इतना ही नहीं, संघ किस दौर से गुजर रहा था। 1948 में महात्मा गांधी जी के हत्या होने के पश्चात तत्कालीन सरकार ने मिथ्यारोप लगाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर के हजारों स्वयंसेवकों को जेल में भरा था। बाद में 1949 के 1949 जुलाई 9 तारीख को किसी भी शर्त के बिना संघ पर लगाए हुए आरोप सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए बैन हट गया। और उसके बाद भी आयोग बिठाए गए केंद्र सरकार से, और किसी को भी कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उसमें कोई हाथ है। आज भी लोग कहते रहते हैं कुछ लोग, लेकिन सत्य सबको मालूम है, कहने वालों को भी मालूम है, अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए कहते हैं। तो मैं कह रहा था 1951 में देश में महात्मा गांधी जैसे एक महापुरुष की हत्या के आरोप लेकर जिस संस्था इस संगठन के प्रतिबंध लगाया था, संघ के काम नहीं चल रहा था, स्वयंसेवकों के घर पर आक्रमण हुए थे, घर जलाए गए थे, कई लोगों की नौकरी गई थी, संघ चलेगा कि नहीं चलेगा, आगे संघ रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति थी। प्रचारकों के लिए प्रवास करने के लिए संघ के पास आर्थिक व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे एक कालखंड में एक व्यक्ति जो एक ईसाई पंथ के पादरी संघ के बारे में ऐसे एक पुस्तक लिखते हैं, तो इसलिए संघ के 25 वर्ष होने पर यह समस्या आ गई थी। संघ की जन्म कुंडली में क्या है पता नहीं है। तो संघ के 50 वर्ष हुआ तो हम सब जेल में थे। कुछ देश में आपातकाल हुआ था 1975 में, तो 1975 के विजयदशमी हम लोग तो जेल में बनाए या तो अंडरग्राउंड में। तो संघ पर बैन हुआ था। संघ को 75 वर्ष हुआ तो प्रधानमंत्री जो देश में थे वो संघ के स्वयंसेवक थे। संघ जब 100 वर्ष मनाना है और एक स्वयंसेवक प्रधानमंत्री है। संघ के बारे में कई पुस्तकें तो आई हैं। संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता लिखे हैं, संघ के हितैषी लिखे हैं, संघ के बारे में कई प्रकार के आरोप लगाकर या संघ के बारे में संघ के विचार से असहमत होकर, लेकिन एकेडमिक जैसे दिखने वाली पुस्तकें भी आई हैं। कई लोगों ने पुस्तक लिखी हैं।
देश के लेखक लिखे हैं, विदेश के विद्वान भी लिखे हैं। तो संघ के बारे में जो पॉल एंडरसन ने एक पुस्तक लिखी कई वर्ष पहले, ब्रदरहुड इन सैफ्रॉन, उसके बाद उन्होंने ही लगभग 40 साल 35 साल के बाद उन्होंने और एक पुस्तक लिखी, तो थोड़ा सा उससे भी अधिक विषय को लेकर, और 30 साल के बाद मेरा अध्ययन संघ के बारे में क्या है, ऐसे उन्होंने एक आउटसाइडर्स व्यू, संघ फ्रॉम आउटसाइड ऐसे लिखा। संघ के बारे में लिखने वाले लोग संघ को कितने अध्ययन किए हैं वो पुस्तक से मालूम हो जाते हैं। संघ के स्वयंसेवकों से मिलकर किए, बात किए, संघ के साहित्य को, प्रस्ताव को अध्ययन करते हुए लोगों ने पुस्तकों की रचना की है। संघ के प्रत्यक्ष कार्य को देखकर किए, संघ के स्वयंसेवक जो सेवा कार्य करते हैं, देश समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्वयंसेवक सक्रिय हैं, संगठन खड़ा किए हैं, उन सबको देखकर उसके आधार पर संघ का अध्ययन करते हुए पुस्तकें आई हैं। लेकिन यहाँ ये जो पुस्तक है, जैसे अभी बताया फादर एंथोनी की पुस्तक, संघ के दर्शन और संघ के जो कर्तृत्व प्रकृति है, एक्शन है, संघ के कार्य का स्वरूप, इसके बारे में 25 साल पहले थे। क्या है उस समय दोबारा, और एक दौर क्या था, एक मैंने बताया संघ पर आरोप लगा था, मिथ्यारोप था। दूसरा एक है, आज संघ के स्वयंसेवक जितने देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में संगठन चला रहे हैं, उस समय केवल एक ही संगठन इस पुस्तक की रचना के समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रारंभ हुआ था 1948 में, 49 में। वो छोड़कर और कोई स्वयंसेवकों के संगठन कहीं नहीं थे। भारतीय मजदूर संघ बाद में, भारतीय जनसंघ बाद में शुरू हुआ, कोई भी संगठन नहीं था। यानी समाज में स्वयंसेवक क्या कर रहे हैं संगठन के द्वारा, ये किसी को परिचय भी नहीं था। तो ऐसे कालखंड में एक व्यक्ति ऐसे पुस्तक लिखते हैं, तो एक बिना पूर्वाग्रह के और देश के कल्याण और देश की उन्नति को मन में रखकर भारतीय चिति में इस देश के संस्कृति के सुगंध में न केवल विश्वास रखने वाले, उससे प्रेरणा लेने वाले, एक विदेश में उद्धव पंथ के अनुयायी ऐसे एक पुस्तक लिखते हैं। इसे उनके जो आर्गुमेंट्स है इसमें, जिसके बारे में थोड़ा सा नंद कुमार जी ने उल्लेख किया, वह उस बैकग्राउंड से, उस फ्रेमवर्क से हमको देखना चाहिए। क्योंकि आज हम जब संघ 100वें वर्ष में प्रवेश किया है, देश भर में हजारों लाखों स्वयंसेवक 2500 प्रकार के संगठनों में काम कर रहे हैं। संघ की यात्रा में कई सफलताएं अन्य क्षेत्रों में लोग देख रहे हैं। आज के संघ को देखकर नहीं, उस समय के देखकर कल ऐसे संघ कर सकता है, इसके भविष्यवाणी इसमें है। और एक व्यक्ति जो शाखा में नहीं गए हैं, ऐसे व्यक्ति संघ को समझकर इसे लिखना। और एक पुस्तक है संगी हु हैज नेवर गॉन टू शाखा, कौन? राहुल रोशन, राकेश राहुल रोशन। तो उन्होंने संगी हु हैज नेवर गॉन टू शाखा, तो उन्होंने अपने बारे में लिखा है, ऐसे क्यों मुझे संगी कहते हैं। Here is a person, a father, a padri, who has never gone to Shaka and who is explaining RSS more than an RSS person can do. इसका अर्थ क्या है? फादर एंथोनी केवल
संघ का अध्ययन नहीं किया, जैसे अभी नंद कुमार जी ने यहाँ हमें बताया। इसमें इतने प्रकार के जो कोटेशंस हैं भारत के मनीषियों के, भारत के प्राचीन ग्रंथों के, कठोपनिषद के हैं, कहीं भगवद गीता के हैं, कहीं राधा कृष्णन, कहीं रविन्द्रनाथ टैगोर, कितने लोगों के उल्लेख करते हैं। तो इसलिए ऐसे एक विद्वान लेखक जिनके मन के अंदर भारत के उत्थान, सांस्कृतिक उत्थान, भारत की भौतिक तरक्की, यही उनके मन में है। इसलिए ऐसे एक पुस्तक का लिखने की उनके प्रेरणा मिलेगी। वो सोचे होंगे ये कार्य कौन करेंगे। उन्होंने उस समय के कई प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आंदोलन के उल्लेख करते, ब्रह्मो समाज के, आर्य समाज के, हिंद महासभा के, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के, इन सबके उन्होंने कहीं ना कहीं उल्लेख करते हुए इसमें आरएसएस के उन्होंने विश्लेषण किए। सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल फील्ड्स में भारत के संदर्भ में कौन कौन काम किए हैं, उन सबके काम के आधार पर देखकर इन सबके बीच में आरएसएस की एक विशेषता है, एक यूनिकनेस है, और कल जाकर लंबे समय तक का भारत के उत्थान के लिए कार्य करने के एक आंतरिक सत्व इस आंदोलन में, इस राष्ट्रीय अभियान में है। ऐसे उन्होंने भविष्य क्या है सत्य हुआ है। तो इसलिए इस पुस्तक के पुनर्प्रकाशन करने के एक विचार जो किया गया वो इस अर्थ से केवल संगीत के बारे में प्रशंसा किए हैं, इसलिए हम 100वें वर्ष में इसे एक प्रचार साहित्य के नाते लाना ऐसे सोचकर नहीं किए हैं। इस पुस्तक की एक प्रति लगभग 25 साल पहले संघ के अभिलेखागार में दिल्ली में हाथ मिली थी, तो उसका हमने स्कैनिंग वगैरह किया था। तो उसके और कुछ, जैसे आपने बताया, कुछ पन्ने ठीक से उसमें नहीं मिलने के कारण तो उसके प्रकाशन करना वगैरह सोचते सोचते योगायोग से 100वें वर्ष के इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस पुस्तक के पुनर्प्रकाशन हो रहा है। इस पुस्तक के उस समय जिन्होंने फॉरवर्ड लिखा था, नंद कुमार जी ने इस अभी के संस्करण के लिए फॉरवर्ड लिखे हैं। उस समय जो लिखे थे वो हम सब जानते हैं, नाम सुना होगा हमने, जमनादास मेहता जी। जमनादास मेहता जी मुंबई में रहने वाले एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के मूर्धन्य व्यक्ति रहे। तो जमनादास मेहता इसमें लिखे, वो स्वयं कांग्रेस पार्टी के थे, नेता थे उसमें। तो उन्होंने इसमें फॉरवर्ड में फादर एंटोनी इस पुस्तक लिखते हुए एक बहुत भारत के लिए, देश के लिए श्रेष्ठ कार्य उन्होंने किया है, क्योंकि लोगों को संघ के बारे में सही जानकारी मिलना यह आवश्यक था। इसलिए द प्रेजेंटेशन ऑफ द होल केस ऑफ द आरएसएस इन दिस बुक is sometimes marked with adjectival favor. In one case, the author is unrivaled witness of the author's appreciation of the RSS movement, samples him out as a gentleman who does not allow his judgment to be warped by the mob psychology or political partisanship. ये जमनादास मेहता जी कहते हैं। इस पुस्तक में जैसे बताया सेक्युलरिज्म के बारे में, सूडो सेक्युलरिज्म का शब्द के संदर्भ में बताया। फादर एंटोनी लिखते हैं, सेक्युलरिज्म एज प्रमोटेड बाय द ब्रिटिश ignored India's culture. A secularism without Indian culture is anti-national. ये उनका शब्द है, इसमें वो लिखते हैं। तो जिस प्रकार के सेक्युलर के एक परिभाषा सेक्युलरिज्म के
अपने देश में लोगों ने किया है, फादर एंटोनी कहते हैं, उस अर्थ से महात्मा गांधी जी भी एंटी सेकुलर है। उसका कारण भी उन्होंने बताया क्यों ऐसे कहते हैं, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो एंटी रिलीजियस सेक्युलरिज्म इज ए नेशनल ईविल, यह फादर एंटोनी का कहना है। और संघ के संदर्भ में इन्होंने कहा किस प्रकार के राष्ट्रवाद को, एक राष्ट्रीयता को संघ आगे बढ़ाना चाह रहा है। उनके शब्दों में एथिकल, रैशनलिस्ट एंड ह्यूमनिस्टिक, इस प्रकार के नेशनलिज्म को, राष्ट्रीयता को नैतिक आधार के, तार्किक संदर्भ में और मानवीय चेहरे के राष्ट्रीयता को क्यों ऐसे कहा उन्होंने? क्योंकि पश्चिमी देशों में हिटलर और मुसोलिनी के कारण नेशनलिज्म शब्द, ये टर्म एक बहुत उसके बारे में गलत धारणाएं आ गई। वहां हिटलर और मुसोलिनी के नेशनलिज्म यह रेसिज्म में के एक रूप बन गया। तो इसलिए दुनिया भर में नेशनलिज्म का अर्थ वही होता है, ऐसे लोगों ने मान लिया। जबकि भारत में राष्ट्रीयता उसके एक भिन्न अर्थ है, भिन्न अनुभव है, भिन्न इतिहास है। तो इसलिए इस देश की राष्ट्रीयता कैसे एथिकल, रैशनल एंड ह्यूमनिस्ट है, उसका प्रतिनिधित्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यह फादर एंटोनी का उद्गार है। Anthony, he made an observation about how Indian culture and tradition should be promoted. उसके बारे में वो कहते हैं, पश्चिम के विद्वानों के जो पाठ है उसका हम थोड़ा सा सीखे, ठीक है, मैक्स मुलर होंगे और कोई होंगे, उनके थोड़ा सा हम लें, लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर अपने राष्ट्रत्व को हमें विश्व के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और भारतीय ज्ञान के सृजन करने वाले राष्ट्रीय शिक्षा जो सबके लिए मुफ्त रूप से मिले और संस्कृत आधारित हो, संस्कृति आधारित हो, इस प्रकार की शिक्षा भारत में मिलने चाहिए, क्योंकि वह राष्ट्रीयता को पोषक करने वाले ऐसे एक व्यवस्था बन सकती है। यह फादर एंटोनी अपनी इस पुस्तक में संघ के संदर्भ में लिखते समय यह संघ करना चाहता है, ऐसे उन्होंने कहा है। संघ के संदर्भ में वो कहते हैं भारतीय आत्मा को जागृत करने वाला, rejuvenating the Indian national soul, ये शब्द है उनका। और हिंदू जब कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघ ने जो अभी तक हमेशा कहते आया है और करते आया है, उसको एकदम उन्हीं शब्दों में फादर एंटोनी लिखते हैं। संघ के जो हिंदू शब्द है, यह इस देश के राष्ट्रीयता का नाम है और एक विशिष्ट रूप से वो संघ के बारे में एक अपने अभिप्राय व्यक्त करते हैं। ये जो संघ है आधुनिक काल में यह एक नया संघ है। इस अर्थ से वो कहते हैं महात्मा बुद्ध ने संघ प्रारंभ किया था। तो इसलिए सनातन हिंदू और बौद्ध इन दोनों के मिश्रण आधार के एक नव संघ, न्यू संघ है इमर्ज्ड, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में उनका कहना है। संघ के कंट्रीब्यूशन देश विभाजन के संदर्भ में जैसे संत्रस्त होकर अपने बंधु भगिनी देश के दोनों पूर्व और पश्चिम के सीमा से आते रहे, ऐसे लोगों के साथ जो राहत कार्य करने में संघ ने कार्य किया था, उसके बारे में उन्होंने अत्यंत प्रशंसात्मक कह रहा है। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। संघ ये सकता है कि सभी लोग यहाँ के चिल्ड्रन ऑफ द सॉइल, भारत के सभी लोग यहाँ के संतान हैं, इस मिट्टी के हैं,
और संघ के प्रवेश सभी के लिए है, रिलीजन के आधार पर नहीं, राष्ट्रीयता के आधार पर यहाँ सभी प्रवेश कर सकते हैं, ऐसे उनका कहना है। संघ यही कहता है। संघ मिलिटरिज्म, रेजिमेंटेशन के आधार पर नहीं है, फैसिज्म नहीं है। संघ मिशनरी जील से काम करता है। ऐसे संघ के का परिचय करने के भिन्न भिन्न प्रकार से उन्होंने उसके विवरण दिए हैं। द स्वयं सेवक आर द वॉच गार्ड्स ऑफ इंडिया नेशनल सोल। दे अपहोल्ड द फंडामेंटल एथिकल वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो यह उनका कथन है इस पुस्तक में। वो आग्रह करते हैं गीता, उपनिषद, वेद आधारित सांस्कृतिक परंपरा से प्रेरणा लेने वाले शिक्षा और अर्थव्यवस्था इस देश के अंदर होनी चाहिए। उसके लिए संघ प्रयत्न करेगा, यह मेरा विश्वास है। राष्ट्रीय एकता, सामाजिक विषमता को दूर करने वाले, विसंगतियों को निराकरण करने वाले ऐसे राष्ट्रीय एकता के आग्रह उन्होंने किया। छुआछूत जैसे सामाजिक कलंक को दूर करने के लिए संघ कार्य कर रहा है, यह उनका विश्वास है। संघ प्रांतवाद, जातिवाद से परे परिवर्तनवादी, समरसतावादी अभियान है, यह मेरे अनुभव है, ऐसे वो कहते हैं। राष्ट्रीयता का आधार लेकर संघ इसमें आगे भी सफल होते जाएगा, उनका विश्वास है। आर्थिक दृष्टि से भारत देश स्वतंत्र होकर 3-4 साल हुए थे। देश के आर्थिक उन्नयन के संदर्भ में वह चिंतित भी है और होना चाहिए। भारत में अंग्रेजों के और इतने वर्षों के संघर्ष के कारण जो गरीबी, अशिक्षा, निरक्षरता ये सब यहाँ घर कर गए हैं, इसको दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य होना चाहिए। ऐसे भौतिक दृष्टि से, मटीरियल दृष्टि से अभावग्रस्त लोगों के चिंता करने का कार्य संघ करना चाहिए, ऐसे कहा। मुझे लगता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ वर्ष के पश्चात ही सेवा कार्य के एक बहुत बड़ा जाल प्रारंभ कर दिया। जो जरूरतमंद लोग हैं उनके अभाव दूर करने के लिए, उनके भौतिक जीवन सुखी होने के लिए सेवा कार्य का बहुत बड़ा जाल आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक विभिन्न संस्था, संगठनों, ट्रस्ट, न्यासों द्वारा हिंदुस्तान के लगभग 50,000 स्थानों पर 1.25 लाख सेवा संस्थाओं के द्वारा छोटे बड़े सेवा कार्य कर रहे हैं। तो फादर एंटोनी ने उस समय सोचा था संघ ये करेगा, इसलिए उनका विश्वास था, हमने किया है। तो इतना ही नहीं, उन्होंने मटीरियल नीड्स, fulfilling the material needs should be viewed not as only material work but it affords culture. संस्कृति के उत्थान के लिए भौतिक दृष्टि से आवश्यकताओं को पूर्ण करना यह आवश्यक है। बिल्कुल ठीक है, यही भारत के यहाँ की संस्कृति कहती है। इसलिए कहते हैं भूखे क्या भूखे वजन ना हो, यही कहते हैं। मराठी में कहते हैं आधी पोटोबा मग विठोबा, यानी पहले पेट बाद में विठोबा, भूखे वजन ना हो। अर्थ काम के बिना धर्म और मोक्ष की बात बेतुकी है। तो इसलिए भारत में इसको संस्कृति के हिस्सा माना है। ये उनका कहना है कि यह होना चाहिए। और एक है, उन्होंने भारत के सामने 2 चैलेंजेस हैं, एक कम्युनिज्म और एक कम्युनलिज्म। इन दोनों के बारे में वो संकेत करते हैं। भारत को इसलिए इस दृष्टि से कैपिटलिस्ट क्रूएलिटी एंड इरिलीजियस सोशलिज्म
ये दोनों से भारत को बचाना चाहिए, ये उनका कहना है। और कौन कर सकते हैं? वो कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको कर सकता है। ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इक्वालिटी एंड नेशनल सॉलिडारिटी, इसके इस आधार पर भारत में इस कार्य को करने के लिए जिनके डिसिप्लिन, कल्चर और आइडियलिज्म, इसके आधार पर जिन्होंने संगठन खड़ा किया, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर सकता है। आदर्श, अनुशासन और संस्कृति के आधार पर किए हुए लोग ही ये कर सकते हैं, यह उनका विश्वास है। इसलिए संघ के बारे में इतने गहराई से अध्ययन करते हुए इसकी फिलॉसफी को, और ये कर सकते हैं कौन सी चीज जो कर रहे हैं, इसके संदर्भ में फादर एंटोनी ने ऐसे एक ट्रीटिस, एक पुस्तक के द्वारा उन्होंने जो प्रकाश किया है, उसमें उनका कहना है एक मिडिल पाथ चाहिए विश्व के लिए, मटीरियलिस्ट कम्युनिज्म एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी। ये दोनों देश के हित में नहीं है, क्योंकि हम एक पुराणपंथी बनकर धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर हम युगानुकूल परिवर्तन न करते हुए एक रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी में ही रहेंगे, देश आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे ही एक मटेरियल कम्युनिज्म केवल भौतिकवाद के आधार पर करते जाएंगे, जिसमें आध्यात्मिकता के कोई पुट नहीं है, संस्कृति के बारे में कोई गौरव नहीं है, सम्मान नहीं है। ऐसे मानवीय जीवन यह केवल भौतिक जीवन के उपभोगवादी संस्कृति को ही बढ़ावा देते। इसलिए मटीरियल कम्युनिज्म एंड रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, इन दोनों एक्सट्रीम में न जाते हुए एक मिडिल पाथ को लेकर भारत की जनता को, भारत के लोगों को यहाँ आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इज एमिनेंटली केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग, ये फादर एंटोनी का कहना है। तो इसलिए मित्रों, मैं संघ के संदर्भ में कई पुस्तकें आई हैं, और फादर एंटोनी ने 75 साल पहले ऐसे एक पुस्तक लिखकर भारत के संदर्भ में यहाँ के लोग कैसे सोचना चाहिए और परिस्थिति क्या है, आने वाले दिनों में देश किस दिशा में जाने चाहिए, इसके संदर्भ को उन्होंने अपने आधार बनाकर कौन कर सकता है ये सोचा। ये मैं ये नहीं कहते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई प्रचार साहित्य नहीं है, परिचय साहित्य नहीं है। उनका विचार था फॉर हिंद स्वराज, और हिंद स्वराज उनके मन में है। हिंद स्वराज क्या है? महात्मा गांधी जी ने 1909 में जो एक पुस्तक लिखी, प्रश्नोत्तर के रूप में है, वो काल्पनिक प्रश्न और इनके उत्तर। और हिंद स्वराज में गांधी जी कुछ उस समय के स्वतंत्रता आंदोलन के कुछ हिस्से हैं, वो तो उस समय के लिए रेलेवेंट था, प्रासंगिक था। लेकिन भारत, स्वतंत्र भारत कैसे रहने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने भारत की सभ्यता के आधार पर और यहाँ के स्वदेशी जीवन शैली कैसे होनी चाहिए, यहाँ के ग्राम्य संस्कृति, यहाँ के समाज की जो परंपराएं हैं, इसको ध्यान में रखकर एक जीवन शैली कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हिंद स्वराज में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। देश स्वतंत्र होने के पश्चात गांधी जी ने नेहरू जी को पत्र लिखा। हिंद स्वराज के आधार पर भारत के सब प्रकार की नीतियां, आर्थिक नीति, शिक्षा नीति, भिन्न भिन्न प्रकार के गवर्नेंस के संदर्भ में सोचने के लिए हिंद स्वराज को एक आधार मानकर सोचना चाहिए, ऐसे महात्मा गांधी जी ने पत्र लिखा। नेहरू जी ने कहा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब इसको बहुत पहले पढ़ा उस समय भी मैं इससे सहमत नहीं था, अभी भी मैं सहमत नहीं हूं, इसकी कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, ऐसे नेहरू जी ने उत्तर दिया। हिंद स्वराज म्यूजियम में चला गया। उसके बाद हिंद स्वराज की कोई चर्चा हुई नहीं देश के गवर्नेंस के संदर्भ में। शायद फादर एंटोनी को ये लगा होगा इस दृष्टि से देश के लिए सोचने में कौन हो सकते हैं, तो इसलिए
फॉर द हिंद स्वराज, ये उनकी प्रमुखता है। उसके लिए द फिलॉसफी एंड एक्शन ऑफ आरएसएस कैसे अनुकूल है, तो इसलिए उन्होंने आरएसएस को उस चौकट में, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अध्ययन किया। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ दास मेहता जी को फॉरवर्ड लिखने के लिए कहा होगा। तो इसलिए जिन विषयों के संदर्भ में संघ के परिचय के बारे में मैंने कुछ उनके वाक्यों का मैंने उद्धृत किया, बताया मैंने, वो सब एक अत्यंत संस्कृतिनिष्ठ, संस्कृति के प्रति सम्मान श्रद्धा रखने वाले, भारत के उन्नयन, भारत की उन्नति के बारे में कमिटेड, समर्पित ऐसे एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की यह पुस्तक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक राष्ट्रीय अभियान, वह उनके अध्ययन के इसमें आ गया। उन्होंने इस विषय को इस दृष्टि से उन्होंने अध्ययन करते हुए लिखा। उन्होंने लिखा है अपने डेडिकेशन में, जो पुस्तक के डेडिकेशन है, ई द मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड सिंपथाइजर्स ऑफ द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, द वैनगार्ड बटालियन फॉर नेशनल यूनिटी एंड सॉलिडारिटी, the auto-charging dynamo of power and light, the well-knit, solid, disciplined national army in renaissant and reflorescent Vedantic India, ye who repudiate the liability of birth, religion, labels, and will consecrate, immolate, crucify, annihilate your individual interests for the good of your bigger whole. अपने निजी स्वार्थ को दफन करते हुए, उसके नाश करते हुए, एक बड़े उद्देश्य के लिए जीने के लिए जिन्होंने सोचा है, बिगर होल, योर फैमिली, सैक्रिफाइस योर फैमिली फॉर सोसाइटी, गिव अप योर सोसाइटी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, तेजेकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम, उसको उल्लेख किया उन्होंने। बड़ी इकाई के लिए छोटी इकाई को कैसे त्याग करने की संस्कृति हमारे देश की परंपरा है, उस परंपरा को आपने जीवित रखा है। ऐसे आप लोगों के हाथों में भारत निश्चित रूप से सुरक्षित है और आगे आप बढ़ना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा है। तो इसलिए इस पुस्तक के पुनर्प्रकाशन के इस संदर्भ में देश के बारे में सोचने वाले सामान्य लोग, विद्वान लोग, रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस, इस परिप्रेक्ष्य में इस पुस्तक को देखें। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन मात्र नहीं है, यह भारत की संस्कृति के आधार पर भारत के वर्तमान और भविष्य के लिए एक जीवन शैली है, यह एक राष्ट्रीय अभियान है, यह एक भारत की अर्चना है, मानव जाति के प्रति समर्पित एक ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन है। इसलिए संघ के 100वें वर्ष के इस अवसर पर इस पुस्तक के प्रकाशन के प्रयोजन यही है कि हम संघ के एक साहित्य के नाते इसके अध्ययन मात्र न करें, अध्ययन तो करें ही, क्योंकि इस संदर्भ को हमको समझना पड़ेगा। और दूसरा, इसमें जो अपेक्षित किए हैं, जिस प्रकार के भारत के निर्माण होना चाहिए, उस भारत के निर्माण के लिए हम अपने जीवन में कुछ निश्चित रूप से करने का पवित्र संकल्प भी करें। इतने ही आपके सम्मुख निवेदन करता हूँ। नमस्कार।